गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और इसमें जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो किस तरीके से वीरता का प्रतीक बनकर सामने आई थी और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उसने किस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे, उसके बारे में बताया है। बच्चों, आप इस कविता को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी कविता है और इसको सुनने में बड़ा ही मज़ा भी आएगा, अच्छी भी लगेगी और आगे आगे जब आप आगे सुनते जाएंगे तो इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं झांसी की रानी। तो आप सब देख रहे हैं झांसी की रानी का चित्र दिया गया है। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ पर, तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ झांसी की रानी के जितने भी दिए गए हैं उनको हम पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए बच्चों यहाँ पर झांसी की रानी के पैराग्राफ के पर। तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो बच्चों यहाँ दिया गया है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी। यहाँ भ्रकुटी का मतलब आपको बोहें, बोहें हमारी जो आईब्रो होती है, बोहें। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई यानी जो खो गई थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की, यहाँ फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ठानने का मतलब संकल्प लेना या किसी चीज को सोच लेना, ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों ये जो 4 लाइन जो हमारी दी गई है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, ये लाइन जब भी आपकी आएगी हम उसी एक ही बार जो अर्थ है उसको पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे कि क्या आ रहा है, बार बार उसको ना दोहराकर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि बुंदेले यानी बुंदेल के जो लोक गीतकार थे, हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी यानी मर्दों के समान वह तो झांसी वाली, जो मर्दों के समान रानी वह कौन थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हमने जिनके मुंह से सुनी थी वो कौन है, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। तो हम आ जाते हैं बच्चों, अब इसके पैराग्राफ शुरू करते हैं कि अंग्रेजों के राज के कारण सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। जो अंग्रेजों ने वहाँ पर जो शासन स्थापित कर लिया था उसके कारण जो राज परिवार थे उन्होंने अब क्या किया है, अब उन्होंने उनके विरुद्ध बोहें तान ली है, यानी कि एक संकल्प ले लिया है। भ्रकुटी तानना यानी कि क्रोध आ गया है, उनको क्रोध में आ गए हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा यानी कि अंग्रेजों के 200 साल तक भारत पर राज्य करने के कारण भारत को बूढ़ा या कमजोर बताया है। तो बूढ़े भारत में भी आई, उस कमजोर भारत में भी फिर से एक नया संचार हुआ है, नई जवानी आने का, यानी कि नया एक संकल्प लिया है लोगों ने। गुमी हुई जो आज़ादी हमारी खो गई थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और सब ये समझ गए थे कि हम अपने देश में ही गुलाम हैं और उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी को किस तरीके से प्राप्त करेंगे वो सभी लोगों ने ठान लिया था, सोच लिया था। दूर फिरंगी यानी अंग्रेजों को दूर करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में एक संकल्प ले लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हमें अपने भारत से अंग्रेजों को दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो तलवार बरसों से रखी हुई थी 1857 में वह फिर से चमक उठी और ये बात हमने किसके मुंह से सुनी थी, ये हमने बुंदेल के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। तो बच्चों हम यहाँ पर अपनी पाठ 10 पर ही पेज नंबर 69 पर नीचे अपना पहला नंबर वाला आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न आप देख लीजिए अपनी बुक में, नीचे लिखेंगे तलवार कब चमक उठी थी। तो हमने इससे पहले अभी पढ़ा ही है, चमक उठी सन 57 में, तो यहाँ सन 57 में चमक
उठी थी। ये आप उत्तर रेखांकित करेंगे। तो हम आगे आ जाते हैं। आगे आपका पैराग्राफ दिया गया है, आप सब अपने बुक में पेज नंबर ओपन करते जाइए। 70 दिया गया है बच्चों, उस पे आ जाइए, जहां हमें बताया है कि किस तरीके से आगे के पैराग्राफ में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ हम आ गए, यहाँ दिया है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली किसका? रानी लक्ष्मीबाई का नाम बताया गया है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वे नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं का मतलब होता है कहानियां, उसको याद जबानी थी। मुंह जबानी याद होना, मुंह से याद हो जाना, ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बताया है कि किस प्रकार से कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। जो कानपुर के पेशवा थे बाजीराव, उनके पुत्र नाना साहब की वह मुंह बोली धर्म के रिश्ते से बनाई गई जो बहन थी वो कौन थी? छबीली, उनका नाम था। लक्ष्मीबाई नाम छबीली सुंदर, और क्या था उनका नाम? छबीली, यानी कि छबीली सुंदर, और उनको एक नाम से भी बुलाया जाता था कि छबीली, और लक्ष्मीबाई उनका नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी, यानी पिता की वो इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वे नाना के संग खेली थी, और नाना साहब के साथ ही वे पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। उनकी जो सहेलियां कौन थी? ये जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं, बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये सभी अस्त्र शस्त्र उनकी क्या थे? सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, शिवाजी की जो कहानियां हैं उसको याद जुबानी थी, यानी कि बिना देखे मुंह जबानी उनको याद थी। और ये हमने किनके मुंह से सुना है? हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है। तो आगे हम आते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो आगे बढ़ते हैं हम कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, अवतार मतलब जन्म लेना, ठीक है। उसी प्रकार वो पुलकित, पुलकित का मतलब है यहाँ प्रसन्न होना। तो हम आते हैं पैराग्राफ पे कि वो नाम तो उनका लक्ष्मी था, लेकिन वो दुर्गा की अवतार थी, और अवतार का मतलब दुर्गा के रूप में, वीरता का एक अवतार के रूप में जन्म लिया था। दुर्गा भी थी और एक वीर महिला के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और मराठे जितने भी वो वहाँ मराठे थे महाराष्ट्र के, वो सब उसकी जो तलवारों के वार चलाते हुए लक्ष्मीबाई के देखते थे तो बड़े ही प्रसन्न होते थे। और नकली युद्ध व्यू की रचना, चक्रव्यूह बनाना, और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सैनिकों को किस तरीके से घेरा जाता है, दुर्ग तोड़ना, दुर्ग मतलब किले, किले किस तरीके से तोड़े जाते हैं, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये सब उसके खेलने के जो तरीके थे, वो इन सभी चीज़ों से खेलती थी और इस तरीके से अपने चारों ओर खेल का नया नया रूप प्रकट करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी वो भी वही उनकी एक कुल देवी जो बताई गई है, वो उनकी क्या थी? आराध्य थी, उन्हीं की वे पूजा करती थी। और ये हमने किनके मुंह से सुना है? ये हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। तो यहाँ बताया गया है कि
जो वीरता की, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी प्रतीक है? वीरता की। और वैभव, यानी वैभव का मतलब है यहाँ आपको दिया गया है सुख समृद्धि से, धन संपत्ति से सगाई। तो जो वैभव यानी कि धन संपत्ति के प्रतीक के रूप में राजा गंगाधर राव से किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई? सगाई हुई, ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। और अब रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह किसके साथ? राजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी में क्या बनकर आ गई? रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहलों में बधाइयां यानी गीत होने लगे, बैंड बाजे बजने लगे, चारों ओर खुशियां छा गई और चारों ओर लोग बड़े ही आनंदित हो गए। सुभट बुंदेल की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, यानी कि सुभट यानी वीर योद्धा के रूप में बुंदेलों की कुल देवी में कीर्ति बनकर वह झांसी में आ गई। यानी कि कीर्ति यानी कि एक यश प्राप्त करने वाली झांसी की रानी के रूप में वह कहाँ पहुंच गई? वह झांसी में पहुंच गई। जिस प्रकार चित्रा ने पाया अर्जुन को, जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन मिले थे, चित्रा जो चित्रांगना है, मणिपुर की महारानी थी, और उन्होंने जिस प्रकार अर्जुन को प्राप्त किया था, उसी प्रकार शिव से मिली भवानी, और शिव को किस प्रकार से माँ भवानी मिली, उसी प्रकार बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी बनकर कहाँ पहुँच गई? अपनी झांसी में। और ये हमने किसके मुँह से सुना है? ये हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुना है। तो हम आगे आते हैं, आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरीके से बताया गया है कि आगे क्या कहानी बढ़ रही है और किस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ हम अब आते हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न और उदित का मतलब होता है उदय होना। काल गति यानी समय का चक्र चुपके चुपके किस तरीके से काली घटा का मतलब है विपत्तियां या परेशानियां किस तरीके से आती है। और किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि का मतलब यहाँ भाग्य है या ईश्वर से भी ले सकते हैं। विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब बताया गया है कि उदित हुआ यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो किस तरीके से उनका भाग्य उदय हुआ है, और मुदित मतलब किस तरीके से चारों ओर महल में क्या हुआ? प्रसन्नता छा गई है, उजियाला छा गया है। किंतु किस तरीके से बताया है? काल गति, काल यानी समय, किस तरीके से मृत्यु का जो समय निकट है, समय का चक्र किस तरीके से आ रहा है। काल गति चुपके चुपके धीरे धीरे, काली घटा यानी विपत्तियां और परेशानी लेकर आ रहा है, घेरने आ रहा है। घेर लाई यानी किस तरीके से वो परेशानियां चारों ओर से घिरती हुई आ रही है। तीर चलाने वाले कर में, कि वो तो तीर चलाने वाले कर यहाँ हाथ, कि तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियां कब भाई, कि उस हाथ में अब चूड़ियां भी नहीं समा सकी या भा सकी, सुंदर लग सकी, क्योंकि वो तो हाथ तीर चलाते थे, इसलिए वो चूड़ियां उसे रास नहीं आई। और रानी विधवा हुई हाय रानी, कुछ ही समय में विधवा हो गई और विधि को भी नहीं दया आई और भाग्य बनाने वाले को भी ये दया नहीं आई कि इतनी कम उम्र में उन्हें विधवा बना दिया। निसंतान मरे राजा जी, यानी कि निसंतान का मतलब कोई संतान नहीं हुई थी, रानी शोक समानी थी, और रानी जो है वो पूर्ण रूप से शोक में डूब गई थी, शोक में समा गई थी। ये हमने किसके मुंह से सुना था? ये हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया अवसर मतलब मौका मिल गया उसको राज्य को हड़प करने का, हथियाने का।
फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी मतलब सुनसान हो जाना, वीरानी का यहाँ मतलब है सुनसान हो गई थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, यानी कि जो झांसी के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ कोई भी राजा के कोई संतान नहीं थी, तो वो झांसी जो थी वीरान हो चुकी थी। और तब लॉर्ड डलहौजी मन में बड़ा खुश हुआ, क्योंकि एक नीति उन्होंने बना रखी थी कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा उस राज्य को वो अंग्रेजों के राज्य के मतलब अधीन हो जाएगा। राज्य हड़प करने का, यानी राज्य को हथियाने का, हड़प करने का उसने ये एक अच्छा अवसर पाया, एक अच्छा मौका उसे मिल गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, उसने फटाफट फौजों को भेजा वहां से, फौरन तुरंत उसी समय अपना झंडा फहराया और झांसी के झंडे को हटा दिया और अंग्रेजों का वहां झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर, कि इस राज्य का कोई वारिस नहीं है, लावारिस यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और वहां का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और ब्रिटिश यानी अंग्रेज वो झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रोती हुई रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, यानी झांसी बिल्कुल सुनसान हो गई थी, वहाँ का सारा वातावरण एकदम शोक में समा गया था। और ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी थी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे के पैराग्राफ पे हैं हम। अनुनय विनय, अनुनय विनय का मतलब होता है यह प्रार्थना या कोई प्रार्थना करना वह नहीं सुनता था। विकट, विकट मतलब अजीब, फिरंगी का मतलब मैंने बताया था अंग्रेज। विकट फिरंगी की माया, यानी कि वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनता था, ये उसकी अलग ही माया थी, अलग ही चाल थी। व्यापारी, एक समय जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। जब वे भारत आया, डलहौजी ने धीरे धीरे, डलहौजी ने पैर पसारे, यानी कि धीरे धीरे हमारे राज्यों को हड़प लिया और उस पर अधिकार जमा लिया। अब तो पलट गई काया, अब तो बिल्कुल बदलाव हो गया है, काया पलटना यानी कि बदलाव हो गया है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और जो वहाँ जो उस समय राजा थे, नवाब थे, उनको भी उसने पैरों की धूल समझकर अपने अपने राज्य से हटा दिया और वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। नवाबों और राजाओं की जो रानी थी वो अब क्या बन गई, वो तो दासियां बन गई, और अंग्रेज महिलाएं जो दासी थी अब वह महारानी बनकर इस देश पर राज्य करने के लिए आ गई हैं। तो ये हमने किसके मुंह से सुना था, ये हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुना था। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि छिनी राजधानी दिल्ली की राजधानी भी हमसे छीन ली गई थी। लिया लखनऊ बातों बात, यानी लखनऊ को भी बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे अपने अंडर में या अपने अधिकार में ले लिया। कैद पेशवा था बिठुर में, पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया गया था। हुआ नागपुर का भी घात, और धोखे से, घात का मतलब होता है यहाँ धोखे से, नागपुर को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। उदयपुर तंजौर
सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात की, यहाँ इन सब की क्या हैसियत, ये सब तो उसके अधिकार में धीरे धीरे आ गए। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, कि अभी तो इन राज्यों पर धीरे धीरे उन्होंने भारी मुसीबत की थी, परेशानी के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने उन्हें धीरे धीरे अपने राज्य में शामिल कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने सभी राज्यों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से बताया गया है कि रानी जो है वो अपने रनिवास यानी कि महलों में किस तरीके से रो रही थी, और साथ में बेजार यानी दुखी थी, और नीलाम होना यानी कि किस तरीके से वो अखबारों में नीलामी की सूचनाएं देते थे। हमारे जितने भी राजाओं रानियों के जो भी सामान थे वो बाजारों में नीलाम होते थे। तो यहाँ बताया गया है, रानी रोई रानी वासों में, जो रानियाँ थीं वो अपने महलों में रो रही थी, परेशान थी। बेगम गम से थी बेजार, और जितने भी नवाबों की बेगम थी वह भी गम से दुखी हो रखी थी, गम यानी दुख में बेजार थी, परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और कलकत्ते के बाजार में उनके जितने भी गहने थे, कपड़े कीमती होते थे, उन्हें बेचा जाता था। सरेआम यानी खुलेआम, सरेआम का मतलब है खुलेआम नीलाम छापते थे, विज्ञापन दे देते थे अखबारों में और नीलामी की जाती थी अंग्रेजों के अखबार, और अखबार जो छपते थे उसमें ये नीलामी की सूचना दे दी जाती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार, और नागपुर के जेवर और लखनऊ के जो नौलख हार हैं उन सब की नीलामी की सूचना अखबारों के द्वारा भेजी जाती थी। साथ में हम देखेंगे कि यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यो पर्दों की यानी कि जो पर्दों में रहने वाली रानियां जो थी, नवाब की जो बेगम थी, वो सब पर्दों में यानी महलों में रहने वाली थी, और उनकी ये जो कीमती सामान थे किस तरीके से उन्हें नीलाम किए जाते थे। इज्जत यानी कि इज्जत का मतलब यहाँ उनकी शान शौकत होती थी और सम्मान होता था, उसे किस तरीके से नीलाम किया जाता था। देशी के हाथ बिकानी थी, और इस तरीके से लोगों के हाथों में वो सब किस तरीके से बिक रहे थे, लोग किस तरीके से उन्हें लूट रहे थे, ये इस उसमें बताया गया है। कि ये हमने कहानी किसके मुंह से सुनी है? बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिसने मर्दों के बीच में मर्द बनकर किस तरीके से हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत की थी। अब आते हैं हम आगे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपन पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बताया गया है कि कुटियों में, कुटियों का मतलब है झोपड़ियों में, कि झोपड़ियों में विषम वेदना, गहरा दुख था, झोपड़ियों में बहुत दुख था, लोग गरीब लोग किस तरीके से दुखी थे, विषम वेदना बताई गई है। और आहत अपमान, बेइज्जती की जाती थी, किस तरीके से उनका अपमान किया जाता था वो बताया है। पुरखों का मतलब पूर्वज, यहाँ पुरखों यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, आह्वान करना यानी कि बुलाना, किस तरीके से बुलाया गया है वो सभी यहाँ, और प्रारंभ यानी शुरू। तो हम आते हैं
कुटियों में थी विषम वेदना, कि जो कुटियों में रह रहे थे गरीब व्यक्ति और महलों में आहत अपमान, महलों में रहने वाले जो राजा नवाब, वो सभी अब इस विषम वेदना दुख के कारण एक हो गए, क्योंकि दोनों की ही बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे उन्हें अपने मन में इस बात का बड़ा ही अभिमान था कि हम सैनिक परिवार से हैं, अपने देश के लिए लड़ने वाले हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश पे किस तरीके से अधिकार करके हमें भी अपना गुलाम बना लिया है। तो आगे देखिए, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और इस तरीके से नाना साहब अपने क्या कर रहे थे, सामान जुटा रहे थे। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए शुरुआत हो रही थी। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और बहन छबीली ने तो रणचंडी का करने का युद्ध की देवी बनकर उन्होंने तो आह्वान कर दिया, बुलावा दे दिया, मतलब शुरुआत कर दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए एक जो सभी लोग जो इकट्ठे हुए, धीरे धीरे गरीब अमीर सभी एक होकर एक यज्ञ की शुरुआत हुई। ये तो सिर्फ उनके अंदर जो लोग थे, जनता थी, लोगों के, नवाबों, राजाओं के मन में एक ज्योति जगानी थी, एक एहसास कराना था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमें उनकी गुलामी से बाहर निकलना है और अपने देश को आज़ाद कराना है। इसकी शुरुआत तो छबीली ने यानी कि लक्ष्मीबाई ने कर दी थी। ये हमने किसके मुंह से सुनी थी? ये हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे दिया गया है आपका कि किस तरीके से महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यानी ज्वाला सुलगाने का मतलब है लपटों को तेज किया था। महलों ने तो शुरुआत की थी, साधन होने के कारण महलों से जो अमीर लोग थे, जो नवाब थे, राजा थे, वहां बताया गया है ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम यानी हृदय से, मन से, अंदर से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसाई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब आते हैं कि महलों ने दी आग। महलों ने यानी महलों में रहने वाले जो अमीर थे उन लोगों ने इसकी शुरुआत की, और ये शुरुआत झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। और ये जो शुरुआत जो आग लगी थी वो उसकी लपटें तेज हो गई और झोंपड़ी यानी कि गरीबों तक पहुंच गई, आम जनता तक पहुंच गई। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और स्वतंत्रता प्राप्त करने का ये जो जोश था वो अंदर से यानी हृदय के अंदर से सबके मन में आया था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। क्रांति की इस लहर से सभी लोग सावधान हो गए, सभी लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का निश्चय कर लिया। और किस किस तरीके से झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी कि चारों ओर इसकी एक शोर मच गया था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी ये जो चिंगारी है वो बड़ी ही तेजी से भड़क गई और कुछ हलचल उकसाई, यानी चिंगारी ने चारों ओर एक हलचल उकसा दी थी यानी कि फैला दी थी। और इस प्रकार हमने क्या सुना? बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दों में लड़ने वाली, मर्द बनकर लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी।